नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं। आज एक नई कक्षा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो कि अध्याय 8 के संदर्भ में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज का प्रारंभ किया है जिसमें हम NCERT के क्लास 6 से लेकर 12th तक की साइंस और सोशल साइंस के अध्यायों का अध्ययन करेंगे, यानी कि उन विषयों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 के साइंस का अध्याय 8। अध्याय 7 हमने पहले ही अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जब आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वह डायरेक्ट आपको उस वीडियो के लिंक पर ले जाएगा जहाँ से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शरीर में गति यानी कि बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। यदि आप कभी शांत बैठिए, आप कहीं पे हैं तो एकदम शांत बैठिए और सांस लीजिए बिल्कुल हल्के हल्के, और महसूस कीजिए कि आपके शरीर में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो बिना हिलाए ही यानी कि बिना प्रयास के ही वो हमेशा कार्य करते हैं और हमेशा उसमें मूवमेंट बना रहता है। तो आप देखेंगे कि जैसे आपके पलकों का झपकना हुआ, पलकें ऑटोमेटिक झपकती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर पे। असल में यह अलग बात है कि यदि आप चाहें तो पलकों को अपने ऊपर भी कंट्रोल ले सकते हैं। पलकों को आप चाहें तो इसे जल्दी जल्दी झपक सकते हैं, लेकिन यदि आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी ये अपना काम करता रहता है और धीरे धीरे इसमें झपकता रहता है। दूसरा उदाहरण हमारे हृदय का है। हृदय भी अपना काम हमेशा करते रहते हैं, यानी कि उसमें भी हमेशा मूवमेंट कायम रहता है। वो हमेशा पंप करते रहते हैं और हमेशा काम करते रहते हैं। इसी तरह से हम सांस भी लेते हैं। तो शरीर में कुछ गतियां तो स्वतः ही होती हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहती हैं, लेकिन कुछ गतियां ऐसी होती हैं जो हमें करना पड़ता है। जैसे कि जब हम कोई काम करने जाते हैं या फिर यदि हम कहीं चल के जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस समय हमारे शरीर में मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट हमारे अपने द्वारा यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार उसे पैदा किया जाता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम उन्हीं सभी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मानव शरीर एवं इनकी गतियों के बारे में बताया गया है कि कैसे हम गति करते हैं, और यहाँ पे हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि शरीर के प्रमुख अस्थियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपास्थियों के बारे में पढ़ेंगे, पेशियों के बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं की चाल के बारे में भी पढ़ेंगे। असल में यह अध्याय केवल मानव जाति के चाल और उसके मूवमेंट से संबंधित नहीं है। ये जो चैप्टर है वह तमाम उन जीव जंतुओं के चाल से संबंधित है जो हमारे आसपास या पूरे विश्व में इधर उधर बिखरे हुए हैं। असल में सभी मूवमेंट करते हैं और हर जानवर अपने अपने हिसाब से चलता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक जानवरों का मूवमेंट अलग अलग होता है। हर जानवर अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कोई उछल उछल के चलता है तो कोई दौड़ के चलता है, कोई पैरों पे चलता है, किसी के 4 पैर होते हैं जो चारों पैरों से चलते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं, कुछ उड़ के चलते हैं या फिर कुछ घसीट घसीट के चलते हैं। मतलब अनेक प्रकार के यहाँ पे चाल मौजूद हैं और विभिन्न जानवर उन चालों का प्रयोग करके वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं या फिर अपना कार्य करते हैं। तो सबसे पहले उन जानवरों के मूवमेंट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें अपने शरीर के मूवमेंट्स के बारे में पता होना आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर एवं इनकी गतियों के बारे में कि मानव किस प्रकार से गति करता है, कैसे अपने कार्य को करता है। तो देखिए, जो मूवमेंट्स स्वतः होती हैं वो तो अपनी स्वतः होती ही रहती हैं, उन पे हमारा कोई बस नहीं है, वो अपने आप होती रहती हैं। लेकिन जो मूवमेंट्स हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वह मूवमेंट्स का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह संधियां होती हैं। हमारे शरीर में संधियां यानी कि जॉइंट्स मौजूद हैं जहां से यह मूवमेंट हो सकता है। मान लीजिए हमारे शरीर में ये जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा। अब जॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जॉइंट्स क्या है। तो जैसे कि मेरा ये हाथ देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जॉइंट्स है, इसे जब आप मोड़ना चाहेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाएगा, यानी कि ये कहाँ से मुड़ रहा है, ये जॉइंट से मुड़ रहा है। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि यदि मैं यहाँ से इसे मोड़ना चाहूँ, ये बीच से मोड़ना चाहूँ, तो क्या संभव है? ये संभव नहीं है। यानी कि हमारा शरीर जो मूवमेंट करता है, जो भी गति इसमें प्रदान होती है, वो कहीं ना कहीं जॉइंट्स के संदर्भ में ही रहती है। यानी कि वहाँ जॉइंट मौजूद होगा तभी वह मूवमेंट संभव हो पाएगा। तो आज हम विभिन्न जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से विभिन्न जॉइंट्स हैं। और जैसे होता नहीं है कि जैसे आपका जितने भी जॉइंट्स हैं वह सब एक प्रकार के केवल गतियां प्रदान नहीं करती हैं।
अलग अलग जॉइंट्स अलग अलग प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि गर्दन की ये जो जॉइंट्स है ये कुछ अलग प्रकार की गति देती है, आपके यहाँ कंधे का जो जॉइंट है ये कुछ अलग प्रकार की गति देती है, यहाँ की जो जॉइंट्स है ये कुछ अलग प्रकार की गति देती है। आप देखेंगे कि एक जैसा गति दे पाना सभी जॉइंट्स के लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्हीं जॉइंट्सों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंदुक खल्लिका संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। काफ़ी खतरनाक नाम है हिंदी में, कंदुक खल्लिका संधि। यानी कि जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो खासियत होती है ये हमें चारों तरफ घूमने में मदद करती है। यानी कि ये जॉइंट्स जहाँ पे शरीर में रहेंगी उस हिस्से को आप पूरी तरह से घुमा सकेंगे, यानी कि दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी आप कर सकते हैं। इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है, हमारी जो कंधे की हड्डी होती है वो भी कंदुक खल्लिका संधि होती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, यदि मैं ऐसे खड़े होकर यदि मैं अपना हाथ ऊपर करूं ऐसे तो भी ये मूवमेंट हो रहा है, इधर करूं तो भी हो रहा है, इधर पीछे ले जाऊं तो हो रहा है। फिर ये मतलब ये पूरा राउंड होता है, राउंड हो रहा है ना, देखिए कैसे ये राउंड हो रहा है। यदि मैं चाहूँ तो ऐसे भी घुमा सकता हूँ, इस तरह से भी, इस तरह से भी घुमा सकता हूँ। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो संधि है ये हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर रही है कि हम किधर भी इस चीज़ को मूवमेंट, अपने साथ को मूवमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की संधि यानी कि कंदुक खल्लिका हमारे ये जो जांघ की जो ऊपरी वाली हड्डी, ये जो जांघ की ऊपरी वाली जो जॉइंट होती है जो हमारे हिप्स पे रहती है, ये भी जो जॉइंट्स होता है वो भी कंदुक खल्लिका का ही उदाहरण है। यह चारों तरफ हमें घूमने में मदद करती है। दूसरे जॉइंट्स की बात करें तो हम जो है धुराग्र संधि यानी कि पिवोटल जॉइंट्स की बात करें, यानी कि धुराग्र संधि की, तो जो धुराग्र संधि होती है वो हमारे गर्दन की संधि होती है। यानी कि हमारा सर और धड़ जिस चीज़ से जुड़ा रहता है, जिस जॉइंट से जुड़ा रहता है, वही धुराग्र संधि कहते हैं। अब इसका मूवमेंट किस प्रकार से होता है? इसका मूवमेंट इस प्रकार होता है कि आप चाहे अपनी गर्दन इधर कर सकते हैं या फिर इधर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कर सकते हैं या फिर ऊपर कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत इधर आगे और पीछे भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि इस प्रकार की गति इसमें हो रही है। तो यह जो गति है वह धुराग्र संधि इसे कहते हैं। इस संधि को धुराग्र संधि कहा जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं हिंज संधि की, यानी कि हिंज जॉइंट्स की बात करें हम, तो हिंज संधि हमारे शरीर में हमारी उंगलियों में पाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हाथ है, यहाँ वाली जो हड्डी होती है, यहाँ वाली जो जॉइंट होती है, वो भी हिंज संधि का ही उदाहरण है। हिंज संधि में हम चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि अपने अंगों को केवल ऊपर और नीचे कर सकते हैं। हम इसे राउंड में नहीं घुमा सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे ऐसे है मेरा हाथ, तो यहाँ से ऐसे हो सकता है, फिर यहाँ तक ही हो सकता है। अब चाहूँ कि मैं इसके नीचे ये चला जाए मुड़ के, तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो संधियाँ होती हैं वो हिंज संधि होती हैं। हमारी उंगलियों में इसी प्रकार की संधि मौजूद होती है। यदि मैं चाहूँ तो इसे ऐसे इस प्रकार से मोड़ सकता हूँ, लेकिन यदि मैं चाहूँ कि इसे नीचे की ओर मोड़ दूँ तो ये संभव नहीं होगा। और हिंज संधि और कहाँ पाई जाती है? तो हमारे जो घुटने की जो हड्डी होती है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे फीमर को लेकर, और जो नीचे वाला पैर होता है उसमें जो संधि बनती है वो भी हिंज संधि का ही उदाहरण है। चलिए बात कर लेते हैं अचल संधि की। कुछ संधियां ऐसी होती हैं हमारे शरीर में, जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग के शरीर में लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक वयस्क के शरीर में, और बच्चों के शरीर में लगभग 305 के आसपास हड्डियां होती हैं, जो बाद में धीरे धीरे घटते हुए जैसे जैसे वो वयस्क होते हैं वैसे वैसे घट के वह 206 पे आ जाती हैं। तो तमाम हड्डियां ऐसी होती हैं जिसमें जॉइंट तो पाया जाता है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह अचल संधि यानी कि फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो मेरा ये जबड़े वाला जो ये जॉइंट है, इससे आप यदि मुंह खोलना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि मुंह का जो नीचे वाला जो जॉइंट होता है बस वही खुलता है, यानी कि ये वाला पोर्शन बस नीचे आएगा ऐसे। यदि आप चाहेंगे कि इसके ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाला जो जबड़ा वाला हिस्सा है, यदि आप उसे हिलाना चाहेंगे तो वो नहीं हिलेगा। यानी कि किस प्रकार का संधि है? ये एक प्रकार का अचल संधि यानी कि फिक्स्ड जॉइंट है यहाँ पे। तो ये सब संधियाँ हो गई जिसके बारे में बात कर रहे थे, और इसी के सहायता से हम लोग शरीर को मूवमेंट कर पाते हैं और विभिन्न दिशा दे पाते हैं। चलिए बात करते हैं हम शरीर की प्रमुख अस्थियों के बारे में। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रमुख अस्थियां हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो उन्हीं शरीर की प्रमुख अस्थियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्पेल की, यानी कि कार्पेल्स की बात करूं तो कार्पेल्स कहाँ की हड्डी होती है?
तो कार्पेस जो होती है ये हमारे कलाई की हड्डी होती है। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स रहते हैं, जो हड्डियाँ, यहाँ पे कई सारी हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसमें देखिए किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो हड्डी होती है इसे ही हम कार्पेल का नाम कहते हैं। और वहीं हम बात करें पसली पिंजर की, हम बात करते हैं पसली पिंजर यानी कि रिब केज की। तो ये जो हड्डी होती है, असल में मैं इसे प्रदर्शित कर दूंगा, ये यहाँ पे फ़ोटोज़ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी विभिन्न हड्डियाँ हैं हमारे शरीर की। तो हम पसली पिंजर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि रिब केज की बात करें तो हमारे जो ये फेफड़े जिन हड्डियों के बने हुए हैं इन्हें ही हम पसली पिंजर कहते हैं। पसली यानी कि ये पसलियाँ हैं, और पिंजर इसलिए कहते हैं, यदि आप इसे देखें ध्यान से तो आपको लगेगा कि यह किसी प्रकार का कैद खाना यानी कि किसी प्रकार का जेल नुमा लगेगा आपको, एक बंद पिंजड़े के समान यह दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे पिंजर यानी कि केज कहते हैं, पसली पिंजर। यह हमारे प्रमुख अंगों को बचाने का कार्य करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे हृदय मौजूद होता है और विभिन्न प्रकार के प्रमुख अंग यहाँ पे लीवर उवर वो सब मौजूद रहते हैं, तो उसे एक प्रकार का सुरक्षा देने का जो कार्य करते हैं वह पसली पिंजर यानी कि रिब केज ही कहते हैं। ये हमारे शरीर के दोनों तरफ होते हैं, यानी कि फेफड़े जो दोनों तरफ हड्डियाँ होती हैं और ये दोनों आके यहाँ बीच में जुड़ती हैं और पीछे जाकर ये रीढ़ की हड्डी में जुड़ जाती है। और इस प्रकार ये जो पसलियों की संख्या जो होती है हमारे शरीर में वो कितनी होती हैं, वो 12 जोड़ी में होती हैं। यानी कि 12 लेफ़्ट साइड में और 12 राइट साइड में। यानी कि मैं बात करूं, इधर की जो हड्डियां होंगी वो 12 होंगी और इधर की जो हड्डियां होंगी विभिन्न प्रकार की हड्डियां वो 12 होती हैं। यानी कि कुल मिलाकर 24 हड्डियां होती हैं रिब केज की। चलिए बात करते हैं कशेरुका यानी कि बैकबोन की। बैकबोन तो हमारी जो पीछे वाली हड्डी है जिसे हम सामान्य रूप से रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसे ही हम कशेरुका यानी कि बैकबोन कहते हैं। अब जो बैकबोन होती है वो बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम मेरुदंड कहते हैं। ये जो बैकबोन हमारा होता है ये विभिन्न प्रकार की मेरुदंडों से मिलकर बनी होती है। मेरुदंडों से मिलकर बनने के बाद यह कशेरुका यानी कि बैकबोन कहलाती है। देखिए, जब आप इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हमारी कशेरुका बहुत सारे मेरुदंडों से मिलकर बनी होती है। तो वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी हड्डी जो है वह रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी में यानी कि बैकबोन में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 33 होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें हम मेरुदंड कहते हैं। 33 मेरुदंडों से मिलकर कशेरुका का निर्माण होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी हड्डी नहीं होती है। जो जांघ की हड्डी होती है यानी कि जो फीमर होता है वह सबसे लंबी हड्डी इसीलिए माना जाता है। तो ये हो गया कशेरुका यानी कि बैकबोन। बैकबोन सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह एक प्रकार से कहा जा सकता है कि शरीर की जितनी भी सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं वह इसी बैकबोन के माध्यम से ही होती हैं। हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीछे का बैकबोन है हमारा, ये सर में जाके हमारे लगता है, और हमारे मस्तिष्क की जितनी भी ऐसी पद्धति होती है, कार्य पद्धति जो शरीर को नियंत्रित करती है, वह बैकबोन के सहारे ही करती है। यानी कि बैकबोन के माध्यम से ही वो सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं विभिन्न अंगों में, जिससे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम कंधे की अस्थियाँ। कंधे की अस्थियाँ जो होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम यहाँ से पीछे मुड़ेंगे तो यहाँ पे दो, इस साइड और इस साइड, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिलेंगी जो आप कई बार यदि उसमें मूवमेंट करें तो जैसे लगता है कि वो स्लाइड कर रही हैं ऐसे ऐसे उसी के ऊपर। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं वह कंधे की हड्डियाँ कही जाती हैं। चलिए बात करते हैं हम श्रोणि अस्थियों की, यानी कि पेल्विक बोन्स की बात करूं, यानी कि श्रोणि अस्थियों की। तो ये जो कमर की है जो हड्डियां होती हैं, यानी कि ये जो हमारे जांघ के ऊपर की जो हड्डियां होती हैं, हमारे हिप्स की जो हड्डियां होती हैं, ये सभी जो क्षेत्र होते हैं वह श्रोणि अस्थियों की श्रेणी में आती हैं। यानी कि जिस हड्डियों के सहारे हम बैठते हैं या फिर हमारी जो किडनी होती है वो सुरक्षित होती है, वो सभी जो हड्डियाँ होती हैं वो श्रोणि अस्थियों की श्रेणी में आती हैं, यानी कि उन्हें श्रोणि अस्थियाँ कहते हैं। तो ये हो गए विभिन्न प्रकार के प्रमुख अस्थियों के बारे में।
अस्थियों के गुण आप जानते हैं कि अस्थि जो होती है बहुत कठोर होती है, उसे मोड़ना बहुत मुश्किल है। वो मैंने आपसे बोला ना कि यदि ज्वाइंट मौजूद ना हो तो हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। ऐसे हो सकता है कि हमारे पैरों में तब एक पहिया लगा कर कोई ढकेले तब ये जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए, तो तभी इसकी गति संभव हो पाएगी। नहीं तो यदि हमारे शरीर में संधियाँ मौजूद ना हो तो हमारा हिल डुल पाना और अपना कार्य कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो हड्डियाँ होती हैं बहुत कठोर भी होती हैं, उन्हें मोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है यदि संधि मौजूद नहीं है तो हम बात करने वाले हैं उपास्थि की, यानी कि कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या चीज़ होता है, यानी कि उपास्थि क्या होता है? उपास्थि कुछ मुलायम हड्डियाँ होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी मुलायम हड्डियाँ होती हैं जिन्हें मोड़ा जा सकता है बिना जॉइंट के ही। ये हड्डियाँ मुख्य रूप से हमारे शरीर के जो विभिन्न जॉइंट होते हैं उसके ऊपरी परत पर इस तरह की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। और यदि मैं सामान्य अवस्था में बताऊं तो हमारी जो कान का जो ऊपरी सिरा है, ये जो सिरा है, ये भी उपास्थि का ही बना हुआ है। ये देखिए कितना मुलायम है। यदि आप कान को मरोड़ें तो ये पूरी हड्डियां मुड़ जा रही है। यहाँ पे एक टाइट तो लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ टाइट पदार्थ है, लेकिन ये जो है उपास्थि ही है और इसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं किधर भी। तो ये जो कहलाती है वो उपास्थि कहलाती है। पेशियों की बात करें, यानी कि जो मसल्स होते हैं, तो जो हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करती हैं। वह अंदरूनी ढांचा होता है और ये जो हड्डियों की जो ऊपर होती हैं वह मांसपेशियाँ कहलाती हैं, यानी कि मसल्स कहलाते हैं। असल में हमारे हड्डियों में जो मूवमेंट्स होती है, यानी कि जो संधियों में मूवमेंट्स देखने को मिलती है, वो जो मूवमेंट्स होता है वह मुख्य रूप से इन्हीं पेशियों के कारण ही होता है। हमारे हड्डियों में इतनी जान नहीं होती या फिर हड्डियों में इस प्रकार के कोई क्षमता नहीं होती है कि वह अपने आप मुड़ सके। यानी कि जो दम लगाते हैं हम हड्डियों को मोड़ने के लिए, यदि मैं चाहूँ कि ये गिलास है, इस गिलास को या फिर इस मार्कर से कुछ लिखना चाहता हूँ तो इस हाथ को यहाँ से यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो ये नहीं, ये हड्डियों में दम नहीं लग रहा है। हड्डियाँ बस ये जो जॉइंट्स है उसे हिलाने का, उसे घुमाने का कार्य करती हैं। इसमें जो दम लग रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मैं ले जा रहा हूँ लिखने के लिए, वो हमारे मांसपेशियों का ही कमाल है। जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हड्डियों से चिपकी रहती हैं और जब हमें कार्य करना होता है या फिर कहीं चल के जाना होता है तो उन मांसपेशियों पे हम दबाव लगाते हैं और जब मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है तो ये जो हड्डियाँ चिपकी रहती हैं वो हड्डियाँ भी साथ में मांसपेशियों के खिंचाव महसूस करती हैं और वो साथ में आ जाती हैं। तो मांसपेशियाँ जो होती हैं, यानी कि जो पेशियाँ होती हैं, वही मुख्य रूप से हमारे शरीर में मूवमेंट यानी कि गति प्रदान करती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम जंतुओं की चाल के बारे में, यानी कि गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में। गेट ऑफ एनिमल्स, ये जो शब्द सुन रहे हैं गेट ऑफ एनिमल यानी कि जंतुओं की चाल, यदि मैं आपसे पूछूं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आपका जवाब होगा कि अरस्तु हैं, जो कि यूनान के एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। वही जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी कि अरस्तु। अरस्तु का नाम आप लोग बहुत जगह सुनेंगे, बहुत ही महान दार्शनिक भी थे और साथ में इनका राजनीति विज्ञान में भी इनका नाम मिलता है। और उसके बाद साथ ही इनका जो नाम है वह जीव विज्ञान के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। तो इनकी भी एक पुस्तक का नाम था जिन्होंने इनका नाम रखा था गेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतुओं की चाल। उसमें बहुत सारे इन्होंने प्रश्न किए हैं कि आखिर जंतुएं इतनी अलग कैसे हैं और उनके पैर कैसे अलग होते हैं और वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार से चलते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इन्होंने पाने का प्रयास किया है गेट ऑफ एनिमल्स नाम के एक किताब में। तो हमारी जो हेडिंग है वो भी जंतुओं की चाल के संदर्भ में ही है। अब देखते होंगे कि बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार से चलते हैं। कोई घिसट के चल रहा है, कोई रेंग के चल रहा है, कोई फुदक के चल रहा है। तो इन्हीं जंतुओं के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जैसे केंचुए को आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि अर्थवॉर्म को देखा होगा कि केंचुए किस प्रकार से चलते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मूवमेंट जो होता है वह पेशियों के द्वारा ही होता है। इसकी सिद्धि केंचुए के चाल से हो जाती है। जब आप केंचुए को देखेंगे या फिर अपने केंचुए कभी आपने देखे होंगे या फिर अपने हाथ में उठाइए, उन्हें यदि आप मोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह हर जगह से मुड़ जाते हैं। वो चाहे उसका रिंग बना लें, चाहे कुछ भी बना लें, वो मुड़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके अंदर हड्डियाँ मौजूद नहीं होती हैं, उनके अंदर केवल पेशियाँ होती हैं जो अलग अलग छल्लों में होती हैं। यदि आप किसी केंचुए को लेकर
उसके दोनों सिरे से उसको दबाने का प्रयास करें, उसको नज़दीक लाने का प्रयास करें, तो आपको एक बहुत सारे गोल गोल छल्ले नज़र आएंगे उसके पीठ पे। वही छल्ले जो होती हैं वो मांसपेशियाँ होती हैं, जिसे सिकोड़ कर और फैला कर ये जो केंचुए होते हैं वो चलते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए केंचुआ है ऐसे, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले अपना आगे वाला जो भाग होगा उसे ज़मीन पे चिपका लेगा और पिछले भाग को खींच कर ये आगे ले जाएगा, और उसके बाद पिछले भाग से ये चिपक कर फिर अपने अगले भाग को, यानी कि अगले भाग की पेशियों को आगे बढ़ाएगा, और इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये केंचुआ आगे बढ़ता है। वहीं हम बात करें घोंघा का, तो घोंघे के शरीर में भी हड्डियाँ नहीं मौजूद होती हैं। असल में इनके शरीर पे एक कवच होता है जो हड्डियों के समान होता है, लेकिन वो हड्डियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इनका जो उसमें जीवन भी मौजूद नहीं होता है। जो ऊपर पार्ट्स होता है उसमें कोई जीवन मौजूद नहीं होता है, वो बस एक प्रकार का उनका सुरक्षा कवच है। जब घोंघे जब कभी बाहर निकलें अपने सुरक्षा कवच से, जबकि उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो तभी निकलते हैं जब उनकी मर्जी होती है या फिर जब कोई आसपास मौजूद नहीं होता है। तो जब उसे आप निकालेंगे या फिर चलता हुआ देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके शरीर में भी किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है, वो मांसपेशियों के सहारे ही चलते हैं। वहीं हम तिलचट्टे की बात करें तो तिलचट्टों में यहाँ पे दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि तिलचट्टों यानी कि कॉकरोचोज़ में हमें इसकी जो गति देखने को मिलती है वो इसमें पैर भी मौजूद होते हैं और इसमें पंख भी मौजूद होते हैं। यदि आप तिलचट्टे को कभी देखे हो तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पंख भी होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं, और दूसरा उसमें 3 जोड़ी पैर भी होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 पैर होते हैं। एक आगे होता है, एक बीच में होता है और एक पीछे होता है, और सबसे आगे वाला जो पैर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और पीछे वाले जो 2 पैर होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े पैर होते हैं। वो पैरों के मदद से चलते भी हैं और पंख के मदद से कुछ दूरी तक यह उड़ान भी भर सकते हैं। मछलियों की बात करें तो मछलियों के पैर नहीं होते हैं, इनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं कांटे के रूप में जो होती हैं, लेकिन इनमें वो पंख नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं और ना ही पंख ही होते हैं ताकि वो उड़ सके, लेकिन इनके पंख होते तो हैं लेकिन वो अलग प्रकार के होते हैं। मतलब वो चिड़ियों वाले पंख नहीं होते हैं, इनके अपने पंख होते हैं जिससे यह तैरने में इन्हें मदद करती हैं वह सभी चीज़ें। यदि आप मछलियों के शेप को देखें तो मछलियों का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वो होती हैं और इस प्रकार वो तैरती हैं, आगे बढ़ती हैं। यानी कि आगे का इनका जो सिरा होता है वो थोड़ा पतला होता है और बीच में मोटा होता है और पीछे की ओर फिर पतला होते चला जाता है। यानी कि ये अपने जो तैरती हैं ये पानी में, वो एक प्रकार का फोर्स पैदा करती हैं। जैसा कि आप देखेंगे मछलियाँ जो तैरती हैं वो एक प्रकार के ऐसे करके तैरती हैं, और पीछे अपने पूँछ पे जो उनके से वो लगे रहते हैं, जो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो पंख लगे रहते हैं उसके मदद से यह आगे बढ़ती हैं फोर्स पैदा करते हुए। तो मछलियाँ क्या करती हैं, मछलियाँ तैरती हैं। पंछियों की बात करें तो पंछियाँ चल भी सकती हैं और उड़ भी सकती हैं, यानी कि पंछियों के पैर होते हैं। पंछियों के जो 2 पैर होते हैं वो पूरी तरह से विकसित होते हैं, जिन्हें उन्हें ज़मीन पर चलने में मदद करते हैं। और पंछियों के जो आगे वाले पैर होते हैं वह उसका जो विकास होता है वह पंख के रूप में हुआ रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो आगे का इनका जो पंख है यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी उनके आगे का पैर ही है। जैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों में 4 पैर पाए जाते हैं, वैसे पक्षियों में भी आगे के जो पैर हैं वो उनका विकास हो गया, बस वो अलग तरह से विकसित हुए हैं और विकसित होकर वह पंखों का निर्माण कर लेते हैं, जो कि इन्हें यानी कि पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियाँ बहुत दूर तक उड़ सकती हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों में वायु कोष्ठक भरा रहता है, यानी कि उसमें ऐसे कोष्ठक रहते हैं जिसमें हवा मौजूद रहता है, जिससे इनकी हड्डियां मजबूत तो होती हैं लेकिन वो जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी हल्की हो जाती हैं, जिससे इनका शरीर भी बहुत हल्का हो जाता है, जो कि इन्हें बहुत दूर तक उड़ने में मदद करता है। सर्प की बात करें तो सर्प भी आपको जैसे लगेगा कि सर्प और केंचुआ एक समान ही दिखाई देते हैं यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो, लेकिन फ़र्क ये है कि केंचुए में हड्डी नहीं पाई जाती है लेकिन सर्प में हड्डियां पाई जाती हैं। सर्प में भी जैसे जिस प्रकार से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है जो बहुत सारे मेरुदंड से मिलकर बनी होती हैं, उसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की हड्डियों से ये सर्प की भी जो हड्डियाँ होती हैं वो भी मिलकर बनी होती हैं, जिससे उनके शरीर में एक प्रकार की मूवमेंट मिलती है। यदि सर्प पूरे एक ही हड्डी से बनी रहे तो वो चल ही नहीं पाएंगे, तो चलेंगे भी तो मतलब मुड़ ही नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। तो उनमें बहुत सारी हड्डियां मौजूद होती हैं और इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो भी बहुत मजबूत होती हैं, यानी कि ये हड्डियों और मांसपेशियों के सहारे से आगे बढ़ते हैं।
और हड्डियाँ इनकी मदद करती हैं आगे बढ़ने में। जैसे आप देखते हैं कि सांप कभी भी सीधा नहीं चलता है। सांप को यदि चलना होता है तो हमेशा रेंगते हुए आगे की ओर ऐसे ऐसे जिग जैग करते हुए चलता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं फोर्स पैदा करता है और उसके जो निचले हिस्से में बहुत सारी पेशियाँ होती हैं जिसके सहारे वह आगे बढ़ता है। तो यह सांप का चाल हो गया। तो ये हमारा अध्याय आज समाप्त होता है। अध्याय 8वां आज था। अगला अध्याय जल्दी लेकर आने वाले हैं जो कि अध्याय 9वां रहेगा हमारा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।